नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर में। तो देखें, पिछली क्लास में जो है वो अपन ने जो एनसीईआरटी के अंदर 12 पॉइंट दे रखे हैं, बीएनएस और आईपीसी के अंदर क्या डिफरेंस है या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं बीएनएस में, वो पढ़े थे। कि एक तो ये है कि कम्युनिटी सर्विसेज को जो है वो ऐड किया गया है, और सामुदायिक सेवाओं के अंदर जो चार बिंदु दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, कि कोर्ट ने जो है वो समन किया वो उपस्थित नहीं होता है, या अगर जो है वो कोई शराब पी करके पब्लिक न्यूसेंस करता है, सार्वजनिक उपद्रव करता है, किसी को डिफेम करता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है, तो इन मामलों में जो है वो कम्युनिटी सर्विसेज करवाई जा सकती है। एक राजद्रोह याद रखना है कि जो पहले 124 ए था उसको जो है वो अब खत्म कर दिया है, उसकी जगह देशद्रोह है आर्टिकल ये सेक्शन 152, और उसमें 7 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की क्या है, आजीवन कारावास की सजा है। अच्छा, फिर एक 239 याद रखना है, साइबर क्राइम को जो है वो डिफाइन कर रखा है, और 28 के अंदर डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर रखा है। 210 में जेंडर आ जाता है, और 23 के अंदर बच्चे को परिभाषित कर रखा है। फिर उसके बाद एक याद रखना है अपन को डिफेमेशन। डिफेमेशन के अंदर जो आईपीसी में पहले सेक्शन था 499, अब उसकी जगह क्या लेकर के आ गए हैं, 356, कि अगर कोई किसी की मानहानि करता है, किसी को बदनाम करता है, और इसके अंदर 2 साल की सज़ा का क्या रहने वाला है, प्रोविजन रहने वाला है। सुसाइड को पूरी तरीके से बीएनएस से खत्म कर दिया गया है, सुसाइड तो अब है ही नहीं। आईपीसी के अंदर इसको क्राइम माना गया 309 के अंतर्गत सेक्शन था, लेकिन 2017 के अंदर जो मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम आता है, तो वो जो है वो उसको डिक्रिमिनलाइज कर देता है सेक्शन 309 को, पर अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बीएनएस के अंदर सुसाइड को लेकर के कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि इसको क्राइम कंसिडर किया जाए। मॉब लिंचिंग याद रखना है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉब लिंचिंग के अंदर जो सेक्शन है वो है 103(2) और बीएनएस का, और इसके अंतर्गत डेथ पेनल्टी का जो है वो क्या किया गया है, प्रावधान, की अगर भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है। फिर एक याद रखना है रेप वाला। ठीक है, अब याद रखिएगा रेप को डिफाइन किस सेक्शन में किया है, बीएनएस के 63, और इसकी सज़ा जो है वो किस सेक्शन के अंदर है, 64। आईपीसी में क्या था कि रेप को लेकर के मिनिमम 10 साल, और वहाँ पर जो सेक्शन था वो कौन सा था, 376। तो उसमें तो क्या था कि 10 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन इस बार जो है वो मिनिमम 10 और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो है ही है, डेथ पेनल्टी को भी जो है वो कर दिया है। तो आप देखें कि सज़ा को जो है वो क्या किया गया है, सख्त किया गया है, मृत्यु दंड तक का जो है वो प्रोविजन किया गया है रेप के जो है वो मामले में। फिर एक टेररिज्म याद रखना है, टेररिज्म 113, और टेररिज्म के 3 पॉइंट बताएं कि मासिस के मन में या आमजन के मन में भय की जो है वो भावना पैदा करे, देश की एकता अखंडता सुरक्षा को जो है वो खतरा पैदा करे, या सार्वजनिक व्यवस्था को कोई चुनौती पैदा करे, तो इन कृत्यों को क्या माना जाएगा, आतंकवादी जो है वो या टेररिस्ट एक्टिविटीज़। और इसमें सीधा सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मृत्युदंड और आर्थिक जुर्माना याद रखिएगा कि 113 जो सेक्शन है टेररिज्म, उसमें 10 लाख तक का जो है वो क्या है, जुर्माने का प्रावधान है। जब बेल मिलनी नहीं है, पेरोल मिलनी नहीं है, सीधी सी बात है। तो अपन को याद क्या रखना है, टेररिज्म किस सेक्शन में डिफाइन है, 113। आर्थिक जुर्माने का प्रावधान कितना है, 10 लाख रुपए। सज़ा क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम से कम, और अधिकतम हो सकती है मृत्यु दंड। फिर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम याद रखना है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में सेक्शन याद रखना है 111, संगठित अपराध। और संगठित अपराध में भी अधिकतम सज़ा कितनी हो सकती है, मृत्यु दंड की सज़ा हो सकती है, डेथ पेनल्टी। 112 याद रख लेना, पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, छोटे संगठित अपराध, इसमें सज़ा कितनी हो सकती है, 1 साल से लेकर के 7 साल तक की सज़ा, ये अपन ने पढ़ा। फिर एक अपन ने पढ़ा हेट स्पीच, घृणास्पद भाषण। जो भाषण को ले पहले आईपीसी के अंदर जो प्रोविजन था हेट स्पीच का, उसमें जो है वो एक तो सेक्शन था 153A, एक 295A, और एक जो है वो 505। अब इसकी जगह बीएनएस के कौन से सेक्शन डील करते हैं, 196 और 197। भाई 196 के अंदर कोई जाति हो, धर्म के नाम पर वैमनस्य फैलाता है, लोगों के बीच में घृणा पैदा करता है, तो उसको अपराध माना गया है। और 197 में अगर कोई देश के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट, एकता अखंडता के खिलाफ बोलता है और उनको जो है वो संकट में डालता है, तो वो हेट स्पीच है। अच्छा, हेट स्पीच के अंदर जो है वो सज़ा कितनी होने वाली है, 3 साल तक की, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 196 और 197 सेक्शन के अंतर्गत अगर मुकदमा होता है तो 3 साल तक की जो है वो सज़ा का क्या है, प्रोविज़न है। अच्छा, फिर उसके बाद अपन ने इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन देखा। आईपीसी के अंदर पर्यावरण संरक्षण को लेकर के इतने प्रोविज़न नहीं थे, लेकिन बीएनएस के अंदर है। इसमें अपन को याद रखना है 4 सेक्शन, एक तो है 270, एक है 274,
एक है 275 और एक है 279। 270 सीधा सीधा पब्लिक न्यूसेंस, कि सार्वजनिक स्थल पर कोई गंदगी फैलाता है या कोई ऐसा एक्शन करता है कि जिससे अन्य सिटीजन्स को जो है वो नुकसान हो, या कोई नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो ये सब 270 के अंतर्गत आते हैं। और इसमें सज़ा कितनी रहने वाली है? 2 साल तक की। 274, 275 ये एडल्ट्रेशन से संबंधित है, मिलावट। और 279 वायु प्रदूषण से संबंधित है। तो अपन को सेक्शन याद रखना है कि बीएनएस का सेक्शन 270, 274, 275, 279 ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से क्या करते हैं? डील करते हैं। और एक सेक्शन जो अपने 12वां पॉइंट पढ़ा वो है सेक्शन 69। 69 के अंदर कोई वादा करके या प्रलोभन करके जो है वो संबंध स्थापित करता है, ठीक है, रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, और बाद में जो है वो उन वादों से मुकर जाता है, तो इसको भी रेप की कैटेगरी में माना जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है वो सज़ा होने वाली है कितने साल की? 10 साल तक की जो है वो क्या होगी? सज़ा होगी। ये 12 पॉइंट अपन ने पढ़े थे सीधे सीधे, और फिर उसके बाद अपन ने कुछ प्रश्न देखे थे, ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। और एक ये याद रखिएगा कि बीएनएस के अंदर जो है वो टोटल सेक्शन कितने हैं? सेक्शन जो है वो टोटल 358 हैं। चैप्टर कितने हैं? 20 है। बीएनएसएस के अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं? 39। सेक्शन कितने हैं? 531। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टोटल चैप्टर कितने हैं? 12। और सेक्शन कितने हैं? 170। तो ये भी अपन को याद रखना है। 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश, 20 तारीख को जो है वो लोकसभा से पास, 20 दिसंबर को, 21 दिसंबर को राज्यसभा से पास, 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किए, इनेक्टेड हुए 2023 में, और 1 जुलाई 2024 को क्या हुए? लागू। तो 12, 20, 21, 25, 1 जुलाई 2024 ये इसकी क्या है? टाइमलाइन है। ये भी अपन को याद रखनी है। बाकी वो मैंने बता ही दिया। चैप्टर 5 महिला और बच्चे, एक सेक्शन जो है वो 28 जिसमें दस्तावेजों को परिभाषित किया है, 210 इसमें जो है वो जेंडर को परिभाषित किया है, और 23 जिसमें बच्चे को परिभाषित, बच्चा मतलब 18 वर्ष से कम, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो ये एक अपना रिवीजन हो गया। अब देखें आगे बढ़े। तो आज जो देखें आगे क्या है अभी, अब अपन को कुछ पॉइंट याद रखने। देखें, एक तो ये है कि बीएनएस में से किन किन सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया है, ये याद रखना है। तो रिमूव एक तो जो है वो किया है, देखें, एडल्टरी, जो व्यभिचार का कंसेप्ट है या जो व्यभिचार है, इसको अब क्राइम नहीं माना जाएगा बीएनएस के अंतर्गत, इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया है? रिमूव। दूसरा जो है वो देखें अटेम्प्ट टू सुसाइड, ये पहले भी चर्चा हुई, अटेम्प्ट टू सुसाइड, आत्महत्या का क्या किया गया है? जो विषय है इसको बीएनएस से क्या कर दिया गया है? खत्म। जो पहले आईपीसी के अंदर क्राइम था सेक्शन 309 के अंतर्गत, अब जो है वो ये है ही नहीं, ये आईपीसी में था पहले। इसमें एक याद रखिएगा बस, बीएनएस का एक सेक्शन है 108, उसमें ये प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है, एंकरेज या मोटिवेट करता है, तो उस केस में एंकरेज करने वाले व्यक्ति को कितने साल तक की सज़ा का प्रोविजन है? 10 साल। आत्महत्या अगर कोई व्यक्ति कर रहा है उसको जो है वो सज़ा नहीं है, लेकिन अगर कोई आत्महत्या के लिए जो है वो उकसा रहा है तो उस व्यक्ति को जो है वो सज़ा है 10 साल की। ये बीएनएस के किस सेक्शन में प्रोविजन किया गया है? सेक्शन 108 के अंतर्गत। फिर तीसरा जो है वो आता है, देखें, अननेचुरल ऑफेंसेस, इसको भी जो है वो बीएनएस के अंदर कोई जगह नहीं दी गई है। देखें, अननेचुरल ऑफेंसेस का मतलब क्या है कि वे क्राइम जो प्रकृति के क्या हों अगेंस्ट माने जाते हैं। अच्छा, प्रकृति के अगेंस्ट क्या माने जाते हैं? जैसे इसको एग्जांपल से समझें तो देखें, आईपीसी के अंदर एक सेक्शन हुआ करता था 377, जो कि सीधा सीधा डील करता है होमोसेक्सुअलिटी से, समलैंगिकता कि एक ही जो है वो, जैसे महिला महिला या जो है वो पुरुष पुरुष संबंध स्थापित कर सकते हैं, इसको जो है वो क्राइम माना गया था इस सेक्शन के अंतर्गत, आईपीसी के सेक्शन 377। तो अब ये जो है होमोसेक्सुअलिटी, इसको जो है वो क्या कंसिडर किया जाता था? अननेचुरल ऑफेंस। कि भाई ये अपन मान के चलते थे कि पुरुष और पुरुष अगर प्रेम करते हैं या लड़की प्रेम करते हैं तो ये प्रकृति के क्या है? खिलाफ है। लेकिन 2018 में एक केस होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नवतेज
सिंह जौहर केस, नवतेज सिंह जौहर। और ये केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 377 था इसको पूरा डीक्रिमिनलाइज जो है वो कर दिया था। इसमें 10 साल तक की सज़ा का जो है वो प्रोविज़न था होमोसेक्सुअलिटी के जो है वो मामले में, और होमोसेक्सुअलिटी को जो है वो क्राइम की कैटेगरी में रखा गया था। तो इस केस के अंदर 377 को पूरी तरीके से क्या किया गया, एबॉलिश जो है वो किया गया। तो अभी आईपीसी के अंदर तो ये क्राइम था, हालांकि 2018 में इसको ख़त्म कर दिया, पर बीएनएस के अंदर तो ये बिल्कुल भी इसमें जगह नहीं है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, एडल्टरी का मामला है, अटेम्प्ट टू सुसाइड का मामला है, अननेचुरल ऑफेंसेस हैं, ये तीनों जो है वो सब्जेक्ट क्या कर दिए गए हैं, बीएनएस से हटा दिए गए हैं। और एक ये याद रख लेना, नवतेज सिंह जौहर केस 2018 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 377 जो आईपीसी का था, इंडियन पिनल कोड, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, उसको ख़त्म जो है वो कर दिया। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, ये 3 पॉइंट हटाए हैं। दूसरा एक याद रखना है, देखें हिट एंड रन। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति ने मान लीजिए एक्सीडेंट किया, अब जाने अनजाने में एक्सीडेंट मान लीजिए हो गया, ठीक है, मोटिव नहीं था पर टक्कर जो है वो मार दी। मेन क्या है कि अगर वो व्यक्ति पुलिस को हो या कोई मजिस्ट्रेट को हो, कोई रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी को सूचना दिए बगैर वहाँ से भग जाता है मेन है एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो है वो सूचना दिए बगैर भग जाना, इसी को जो है वो क्या कहेंगे, हिट एंड रन। तो हिट एंड रन को क्राइम माना गया है बीएनएस के किस सेक्शन के अंदर, 106(2). अब देखिए ये है काम की चीज़, ये अपन को याद रखना है कि हिट एंड रन, सीधा पूछेंगे कि हिट एंड रन को अपराध माना गया है बीएनएस के किस सेक्शन के अंतर्गत, 106(2). 103(2) याद रखना है, वो किससे रिलेटेड थी, मॉब लिंचिंग। अब ये जो 100 हिट एंड रन है, इसमें जो है वो सज़ा कितने की जो है वो हो सकती है, 10 साल तक की जो है वो सज़ा का क्या है इसमें प्रावधान किया गया है। तो 106(2) डील करता है किसके साथ में, हिट एंड रन के साथ में। अच्छा है, तीसरा जो है वो एक फैक्ट क्या याद रखना है अपन को, एक सेक्शन है देखें बीएनएस का, सेक्शन 95। तीसरा पॉइंट ये क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे से आपराधिक गतिविधि में काम करवाता है, आपराधिक गतिविधि में शामिल करता है या काम करवाता है, तो उस व्यक्ति को सज़ा हो सकती है कितने साल की, 3 से 10 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है। कि भाई अब कोई भी व्यक्ति है किसी भी बच्चे को जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर एंगेज करता है, छोटे बच्चे को जो है वो अपराध में शामिल करता है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो बच्चे से करवा रहा है, तो ये क्राइम माना जाएगा। और जो व्यक्ति ये करवा रहा है उससे जो है वो उसे सज़ा हो सकती है कितने साल तक की, 3 से 10 साल तक। ये कंडीशन केस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो एक ये 95 सेक्शन जो है वो याद रखना है। अच्छा, बच्चे का जो है वो क्या मतलब है यहाँ पर, वही जो बीएनएस के सेक्शन जो है वो 2(3) के अंदर लिख रखा है। बच्चे को किस में डिफाइन कर रखा है, शुरू में अपन ने पढ़ा था 2(3) कि बच्चे का मतलब वही होगा कि 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का और लड़की दोनों जो है वो हो सकते हैं। तो एक तो ये हो गया सेक्शन 95। और ये तो यूँ भी है, अपन नहीं पढ़ा था कि जैसे जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 डील करता है महिलाएं और जो है वो बच्चों से, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। और इसमें जो सेक्शन लगते हैं 63 से 99, तो सेक्शन 95 जो है वो याद रखना है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भूलना ही नहीं है, वो है देखें बीएनएसएस का सेक्शन 173, जो कि सीधा सीधा डील करता है 0 एफआईआर या EFIR कह लें आप, ठीक है। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। देखो 0 रिपोर्ट का क्या कंसेप्ट है कि किसी भी व्यक्ति के साथ मान लीजिए कि कोई ज्यादती हुई, क्राइम जो है वो हुआ, तो ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि क्राइम किस एरिया के अंदर हुआ, वो व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में जा कर के जो है वो क्या कर सकता है, अपनी एक रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है, माध्यम से भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है, एफआईआर दर्ज करवा सकता है। और उसके बाद में और कोई भी पुलिस अधिकारी मना नहीं करेगा, उसको जो है वो एफआईआर दर्ज करनी होगी। हाँ, उसके बाद में जो भी रेलेवेंट पुलिस स्टेशन है कि भाई जिस एरिया के अंदर वारदात हुई थी वो एरिया किस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, तो वो पुलिस स्टेशन रेलेवेंट पुलिस स्टेशन को एफआईआर या सूचना जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा
इसी को कहते हैं जीरो एफआईआर। कि एफआईआर किसी भी पुलिस थाने में दर्ज करवाई जा सकती है, बाद में जो है वो उस एफआईआर या उस रिपोर्ट को जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है रेलेवेंट पुलिस स्टेशन में। तो ये जो एफआईआर या जीरो एफआईआर है, इसका प्रोविजन किया गया है बीएनएसएस। देखें, ये एक प्रक्रिया है एफआईआर की, तो बीएनएस नहीं होगा, क्योंकि बीएनएस तो जो है वो सब्सटेंटिव कानून है, जबकि ये प्रोसीजरल लॉ है। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है बीएनएसएस, उसका सेक्शन याद रखना 173 है, बीएनएस का सेक्शन 173 नहीं है। तो बीएनएसएस का सेक्शन 173 डील करता है किसके साथ में? एफआईआर के साथ में, या जीरो एफआईआर याद रखो। जीरो एफआईआर का मतलब किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज होगी, ये फर्क ही नहीं पड़ता है क्राइम कहाँ पर हुआ है कहाँ पर नहीं हुआ है, आप कोई भी पुलिस थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। बाद में जो है वो एफआईआर ट्रांसफर कर दी जाती है कि जिस इलाके में वारदात हुई थी उस इलाके का पुलिस स्टेशन कौन सा है, उस थाने के अंतर्गत। ठीक है, तो अपन को क्या याद रखना है? 173 बीएनएसएस जीरो एफआईआर से ये डील करता है। तो इसकी स्लाइड देखें अपन, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो कल अपन ने पढ़ा था कहाँ तक? एक मिनट, हाँ, तो देखें मॉब लिंचिंग वगैरह तो हो गया था। हम्म, तो ये रहा, कल अपन ने सवाल किए थे, लास्ट यहाँ तक पढ़ा था कि विच ऑफ दीज इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो बलात्कार, आतंकवाद, मानव तस्करी, मानहानि, तो सीधा सीधा मानव तस्करी ये तो 113 है, इसको 63 में डिफाइन कर रखा है। डिफेमेशन जो है वो किसके अंतर्गत आता है? 356 के अंतर्गत आता है, 2 साल तक की क्या है? सजा है। फिर उसके बाद अपन को कुछ फैक्ट याद रखने हैं कि इन प्रावधानों को हटा दिया गया है। किन किन प्रोविजंस को जो है वो हटाया है? एडल्ट्री को, अटेम्प्ट सुसाइड को, और अननेचुरल ऑफेंसेस। अननेचुरल ऑफेंसेस अभी बताया ही था कि जो सेक्शन 377 है, ये जो आईपीसी में हुआ करता था नवतेज सिंह जौहर केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्रिमिनलाइज जो है वो कर दिया था, तो वो अननेचुरल ऑफेंसेस थे। तो इन तीनों को जो है वो क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। ठीक है, इन अकॉर्डिंग्स विद द वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दीज प्रोविजंस हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द भारतीय न्याय संहिता। ये याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस जो है वो अपराध को या किस विषय को जो है वो हटा दिया गया है। तो ये तीनों अपन को याद रखना है। अगला देखें, हिट एंड रन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक तो सबसे पहले जो है वो इसका सेक्शन याद रखना है। सेक्शन कौन सा है? 106(2). अब 106(2) हिट एंड रन है, और 103(2) जो है वो क्या है? मॉब लिंचिंग है। अब ये क्या कहता है कि टू एड्रेस द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हिट एंड रन केसेस, प्रोविजन हैज बीन एडेड making it a punishable offense under the section 1062 of the BNS 2023. Anyone who causes the death of a person by rash or negligent driving and flees the scene without reporting the incident to a police officer or magistrate shall be punished with the imprisonment up to 10 years. तो भाई सज़ा का प्रोविज़न जो है वो कितना रहने वाला है इसके अंदर? 10 साल तक की जो है वो सज़ा, एंड अ फाइन जो है वो वसूला जाएगा। तो अपन को क्या याद रखना है? हिट एंड रन सीधा है, तो 106(2) सज़ा कितनी होने वाली है? 10 साल तक की। क्या है हिट एंड रन? टक्कर मारी, सूचना किसी को दी नहीं और भग गए, तो बस इसी को जो है वो क्या कहते हैं अपन? हिट एंड रन। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। अच्छा, अगला, अब किसी भी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर जो है वो रखना, या धंधे में जो है वो लगाना, या इसे जोड़ना, सब मिलाकर के बच्चे को किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में क्या करना? एंगेज करना, तो वो भी क्राइम है। तो देखें, किसी भी अपराध को करने के लिए किसी बच्चे को काम पर रखा जाता है, कोई नौकरी पर रखा जाता है, इसे जोड़ने के जो है वो कृत्य, ये दृश्य नहीं है, क्या है? कृत्य, वो बीएनएस की धारा 95। अब क्या याद रखना है? तो सेक्शन 95 किसे डील करता है? कि छोटे बच्चे को क्रिमिनल एक्टिविटी में क्या करना? एंगेज करना। तो उसके अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है, जिसके लिए न्यूनतम 3 वर्ष की सजा और अधिकतम कितनी हो सकती है? 10 वर्ष। 3 से 10 ये अपन ने पढ़ा ही था। इतनी सज़ा का जो है वो प्रोविज़न किया गया है किस सेक्शन में? सेक्शन 95 में, कि जो बच्चे को कोई भी आपराधिक गतिविधि में क्या करता है? एंगेज करता है। तो एक तो ये याद रखना है। फिर एक जीरो एफआईआर देख लेते हैं अपन। तो
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर याद रखिएगा 0 FIR BNS नहीं है, BNSS का जो है वो 173 है। ठीक है, इसका उल्लेख ये BNSS है, इधर इधर सही लिखा हुआ है, नहीं ये BNSS है, तो 173 के अंदर है। अच्छा 0 FIR क्या है, देखें वही कि 0 FIR एक अवधारणा है जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी कॉग्निजेबल क्राइम की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जा सकती है, चाहे वह घटना किसी भी क्षेत्राधिकार में हुई हो। 0 FIR औचित्य का विचार बिना किसी देरी के शिकायत के त्वरित पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है, खासकर ऐसे मामलों में जहां पर तत्काल हस्तक्षेप की क्या हो, आवश्यकता हो। तो सरल भाषा में क्राइम कहीं पर भी हुआ हो, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर के FIR दर्ज करवा दीजिए, बाद में वो FIR की कॉपी और वो पूरी सूचना रेलेवेंट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अच्छा एक और डेफिनेशन देखें, देखिए पुलिस के लिए FIR दर्ज करना अनिवार्य है जहां किसी संज्ञेय अपराध के बारे में मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है, भले ही उसके पास अधिकार क्षेत्र हो या ना हो, उसको रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। 0 FIR दर्ज होने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन ऐसी FIR को उस पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर सकता है जिसके पास मामले की जांच करने का क्या है, अधिकार है। तो वही जो अपन ने कंसेप्ट है, अपन को अभी तो थ्योरी तो लिखनी नहीं है, MCQ आएगा, अपन को बस इतना याद रखना है 0 FIR EFIR इनसे जो है वो डील करने वाला कौन सा सेक्शन है, BNSS का 173। तो 173 BNSS का 0 FIR से डील करता है। 95 बच्चे को एंगेज किया जाता है क्रिमिनल एक्टिविटी में, 3 से 10 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है। 106(2) ये जो है वो डील करता है सीधा सीधा हिट एंड रन के जो है वो मामले से, और 3 प्रोविज़न हटा दिए गए हैं, एक एडल्ट्री को हटा दिया गया है, अटेम्प्ट टू सुसाइड को हटा दिया गया है, और तीसरा जो है वो जो अननेचुरल ऑफेंसेस हैं उनको भी जो है वो क्या किया है, हटा दिया गया है, जो अप्राकृतिक अपराध है। आगे बढ़े तो इसके कुछ सवाल देख लेते हैं। देखें ये NCERT में ही दे रखे हैं। तो देखें भारतीय न्याय संहिता 2023 में संहिता शब्द संदर्भित करता है कानूनी निर्णय, कानूनी संहिता, कानूनी विद्वान और कानूनी सुधार। तो सीधा सीधा क्या है कि भाई लीगल कोड ही तो है BNS। तो न्याय संहिता का मतलब क्या है कि संहिता का मतलब वो जो पूरा कानून है, लीगल कोड है, वो पूरा डॉक्यूमेंट जो है जिसमें जो है वो लिख रखे हैं, अलग अलग क्राइम को डेफिनेशन कर रखे हैं, 358 सेक्शंस बता रखे हैं, और किस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट होगी। तो इसका तो हो जाएगा B। फिर देखें भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार दंड का कौन सा नया रूप सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक भागीदारी पर बल देता है। जुर्माना, कारावास, सामुदायिक सेवा, सार्वजनिक माफी। सामुदायिक सेवा इसको जो है वो जोड़ा गया है, तो 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C कम्युनिटी सर्विसेज। अगला भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार जेंडर या लिंग की परिभाषा में अब स्पष्ट रूप से क्या सम्मिलित है, केवल पुरुष महिला इंटरसेक्स व्यक्ति, पुरुष महिला ट्रांसजेंडर, पुरुष महिला नॉन बाइनरी। तो पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर, और इसको डिफाइन किया है BNS के किस सेक्शन में, BNS के सेक्शन 210 के अंतर्गत। ये याद रखना है, NCERT में दे रखा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत 0 FIR का प्रावधान क्या अनुमति देता है कि भाई बिना जांच के आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं, क्षेत्राधिकार के बावजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाना, बिना जांच के FIR को निरस्त करना, और नामित पुलिस अधिकारी द्वारा विशेष जांच। तो ये कि भाई कोई भी क्षेत्राधिकार, ठीक है, किसी भी इलाके में जाकर के या किसी भी क्षेत्र या किसी भी पुलिस स्टेशन में आप क्या दर्ज करवा सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं, बाद में वो FIR ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 4 का। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, NCERT में दे रखे हैं, ये अपन को याद रखना है। अच्छा इसके बाद जो है वो देखें कुछ और फैक्ट हैं, वो अपन देख लेते हैं। एक तो जो है वो देखें IPC के बारे में कुछ देख लेते हैं, और एक CRPC के बारे में देख लेते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हिंदी में कहेंगे दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। और IPC आपको पता ही है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। देखें जो IPC है ना,
ये पूरा डिज़ाइन किया था जो जॉर्ज बेबिंगटन मैकाले। और ये जो मैकाले की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी उसमें 3 मेंबर थे। एक तो था नीलेओड, एक था एंडरसन और एक था मिलेट। कमेटी का मेंबर कौन था? ये लॉर्ड मैकाले, बेबिंगटन मैकाले। और इस कमेटी में 3 मेंबर और कौन थे? एक तो नीलेवुड था, एक एंडरसन था और एक मिलेट था। तो इसी जो मैकाले कमेटी थी जिसमें 3 मेंबर हैं, इन्होंने ही पूरा आईपीसी का जो है वो ड्राफ्ट तैयार किया था। 1850 के अंदर ये ड्राफ्ट बन करके तैयार हो जाता है। 1856 के अंदर इस ड्राफ्ट को विधान परिषद के अंदर पेश किया जाता है और 6 अक्टूबर 1860 को ये विधान परिषद से क्या होता है, पास होता है ये। और फाइनली 1 जनवरी 1862 को आईपीसी पूरे देश में क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है, आईपीसी लागू हुआ। तो अगर ये पूछा जाए कभी कि आईपीसी कब लागू हुआ, तो अपन को क्या याद रखना है, 1 जनवरी 1862। किस कमेटी ने जो है वो ये आईपीसी का मसौदा पूरा ड्राफ्ट तैयार किया? तो लॉर्ड मैकाले की कमेटी ने ये किया। ये वही जो पहले विधि आयोग का क्या था, अध्यक्ष था। अच्छा, मैकाले ने देखें ये बनाते वक्त जो आईपीसी का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया ना, तो इसमें एक तो जो है वो इसने नेपोलियन कोड जो था, जो नेपोलियन की न्याय व्यवस्था थी, उसका भी जो है वो सहारा लिया, रेफरेंस के तौर पर जो है वो लिया। और एक जो अमेरिका के अंदर जो लिविंग स्टोन था, लिविंग स्टोन ने जो लुइसियाना प्रांत के अंदर पूरा लीगल कोड बनाया था, उसका भी जो है वो इसने रेफरेंस लिया। तो लिविंग स्टोन का लुइसियाना कोड और नेपोलियन कोड, इनको रेफरेंस लेकर के, इनसे मदद लेकर के मैकाले और ये 3 जो सदस्य थे, इन्होंने 1850 के अंदर आईपीसी का ड्राफ्ट क्या किया, तैयार। 50 में ड्राफ्ट तैयार, 1856 में विधान परिषद ने पास किया, विधान परिषद में सॉरी पेश हुआ। 6 अक्टूबर 1860 को ये फाइनली पारित हो जाता है और 1 जनवरी 1862 को क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। ये तो आईपीएस की जो है वो, ये आईपीसी की जो है वो थोड़ी सी क्या है, हिस्ट्री है। तो ये भी अपन को याद रखनी है, डेट वगैरह जो है वो पूछ लें। अच्छा, और आईपीसी के अंदर जो है वो टोटल सेक्शन कितने हुआ करते थे, कि सेक्शन जो है वो हुआ करते थे इसके अंदर 511 शुरू में पढ़े थे। और चैप्टर कितने हुआ करते थे, चैप्टर हुआ करते थे 23। और इसी को रिप्लेस करके क्या लेकर के आ गए, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जिसमें 20 चैप्टर है और 358 सेक्शन है। तो आईपीसी में याद रख लेना 511 सेक्शन और चैप्टर कितने हैं, 23। अच्छा, सीआरपीसी की अगर बात करें तो सीआरपीसी वैसे तो अभी इंडिया के अंदर जो काम कर रहा था वो 1973 का था। ये देखें, अंग्रेज़ों ने 1882 के अंदर है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो पास किया। तो 1882 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये पास किया। और ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इम्प्लीमेंट कब हुआ, 1898 में, 1898 के अंदर। अच्छा, 1898 से 1973 तक अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ही काम कर रहा था। 1973 में रिफॉर्म्स के साथ में सीआरपीसी लेकर के आए, पार्लियामेंट से पास हुआ। 25 जनवरी 1974 को सीआरपीसी के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया, जिसको अपन कहेंगे इनेक्ट हुआ, अधिनियमित हुआ। और 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी पूरे भारत देश में क्या हुआ, लागू हुआ। तो 1882 के अंदर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पास होता है, 1898 में ये इम्प्लीमेंट होता है, 1973 तक चलता है। 1973 में पार्लियामेंट के अंदर रिफॉर्म्स के साथ में सीआरपीसी आया। 25 जनवरी 1974 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर साइन किए, अधिनियमित। और 1 अप्रैल 1974 को जो है वो ये क्या हुआ, सीआरपीसी पूरे देश में लागू हुआ। ये सीआरपीसी की जो है वो थोड़ी हिस्ट्री है और ये आईपीसी की हिस्ट्री है। तो इसकी स्लाइड देखें अपन, तो देखें डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो आईपीसी सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की रचना प्रथम भारतीय विधि आयोग के द्वारा की गई
जिसके सदस्य कौन थे? नीलियोड, एंडरसन, मिलेट, नाम याद रखना है, और बेबिंगटन मैकाले या लॉर्ड मैकाले याद रख लो आप, वो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अंग्रेजी और भारतीय कानूनों और विनियमों के अलावा उन्होंने नेपोलियन की संहिता, लिविंगस्टोन की ल्यूइसियाना कोड को भी रेफरेंस के तौर पर लिया। 1850 में ये बन करके तैयार हुई, 1856 में इसको पेश किया गया और 6 अक्टूबर 1860 को इसे मंजूरी दी गई और लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862 को। तो ये नाम याद रखने देखें, एंडरसन है, मिलेट है, ठीक है, नीलियोइड है। और इसी प्रकार 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता क्या होती है? लागू होती है। भारतीय दंड संहिता देश के आपराधिक कानून का एक संहिताकरण है, कोडिफिकेशन है। यह मौलिक विधि के रूप में अनन्य रूप से अपराधों पर केंद्रित है। एक याद रख लेना, चैप्टर जो है वो आईपीसी में कितने हुआ करते थे? वो हुआ करते थे 23। सेक्शन कितने हुआ करते थे? 511। हालांकि नहीं याद रहे तो भी लोड नहीं, अपन को तो बीएनएस याद रखना है, पर फिर भी एक याद रख लेना। अच्छा, 1882 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये पारित किया गया। इसके बाद 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता आई, जो वर्तमान में सीआरपीसी 1973 के जो है वो अधिनियमित होने तक प्रचलित रही। अच्छा, सीआरपीसी को 25 जनवरी 1974 डेट याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ने इसको सहमति दी और 1 अप्रैल को सीआरपीसी क्या हुआ? इम्प्लीमेंट हुआ। तो सीआरपीसी कब आया? 1 अप्रैल 1974। आईपीसी जो है वो कब आया? 1 जनवरी 1862। तो देखें, अब ये तो हुई थोड़ी हिस्ट्री की जो है वो, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आईपीसी का और सीआरपीसी का। अब कुछ और फैक्ट अपन देख लेते हैं बीएनएस से जो है वो कॉन्टेक्स्ट में। चैप्टर 5 देखिए, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। और अब ये तो अपन ने जिक्र किया था कि जो चैप्टर 5 है वो महिलाओं और बच्चों के अपराध से संबंधित है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित जितने भी अपराध है उन सबको कंपाइल किया गया है किस चैप्टर के अंतर्गत? चैप्टर 5 में। अच्छा, इसमें ये याद रखना है कि टोटल सेक्शन कितने हैं? 67। और ग्रुप ऑफ सेक्शन कौन से हैं? 63 से लेकर के 99। तो टोटल 37 धाराएं हैं और 63 से 99। तो देखें, यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा चैप्टर महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराध को रोकने से है। अब इसमें याद क्या रखना है? देखें, एक तो आप याद रखो सेक्शन 63 बीएनएस का, इसके अंदर किसको परिभाषित कर रखा है? रेप को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो अगर कभी पूछा जाए कि रेप को बीएनएस के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 63। दूसरा आप याद रखें 64, इसका पहले भी जिक्र हुआ था, इसमें है रेप को लेकर के पनिशमेंट। और पनिशमेंट जो है वो क्या है? मिनिमम 10 साल प्लस आजीवन कारावास प्लस डेथ पेनल्टी है। आईपीसी में तो डेथ पेनल्टी नहीं थी, लेकिन अभी जोड़ दी है उसको 64 सेक्शन के अंतर्गत। और पहले जब आईपीसी हुआ करता था तो 376 के अंदर रेप की पनिशमेंट हुआ करती थी। ये जो पनिशमेंट हुआ करती थी ये पहले आईपीसी का कौन सा सेक्शन था? 376। ये भी अपन ने पहले जिक्र किया था इसका। अच्छा, एक आप याद रखो सेक्शन 69, इसका भी अपन ने पहले जिक्र कर लिया है। 69 के अंदर की कोई भी झूठा वादा देके, प्रलोभन देके, कुछ लालच देके रिलेशन एस्टेब्लिश करता है और बाद में वो मुकर जाता है तो उसको रेप की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें भी जो है वो सज़ा रहने वाली है कितने साल की? 10 साल तक की। एक आप याद रखो जो इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 70, ये डील करता है गैंग रेप से, सामूहिक बलात्कार। तो अगर पूछा जाए कि सामूहिक बलात्कार का जो है वो कौन सा जो है वो सेक्शन है, तो सीधा सीधा अपन को क्या याद रखना है? सेक्शन 70। और इसमें जो सज़ा रहने वाली है मिनिमम जो है वो इसमें पनिशमेंट है 20 ईयर्स का, और अपर लिमिट कितनी हो सकती है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, आजीवन कारावास। और एक आप याद रखो 72, 70 ब्रैकेट के अंदर 2, 70 क्लॉज 2, इसके अंदर क्या है कि जो बच्ची से अगर सामूहिक बलात्कार होता है, बच्ची से गैंग रेप, तो इसमें जो है वो सीधा सीधा पनिशमेंट क्या है? डेथ पेनल्टी, ठीक है। तो 63 के अंदर रेप को डिफाइन किया गया है, 64 में रेप को लेकर के पनिशमेंट बताई गई है, इसमें डेथ पेनल्टी तक का प्रोविजन है। 69 में झूठा वादा देकर के कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, बाद में वादे से मुकर जाता है तो इसको भी रेप कंसीडर किया जाएगा। 70 के अंदर गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार का उल्लेख है, और सज़ा कितनी है? 20 से लेकर के मिनिमम तो 20 साल है ही है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। और 72
ठीक है। 70 क्लॉज 2 के अंदर छोटी बच्ची से अगर गैंग रेप होता है तो उसको जो है वो परिभाषित किया है, और उसके लिए जो सज़ा है मृत्यु दंड तक का जो है वो क्या दे रखा है, प्रावधान। तो अपन को ये याद रखना है, गैंग रेप 70, बच्ची से गैंग रेप 70 क्लॉज 2, 69 झूठा वादा करके रिलेशन एस्टेब्लिश करना रेप, 63 रेप को लेकर पनिशमेंट, 64। अच्छा एक याद रखो आप, देखें 81, 81 के अंदर आता है बाईगैमी, कि भाई झूठ बोल करके जो है वो शादी कर लेता है, द्विविवाह जिसको अपन कहेंगे, तो उसको जो है वो क्या माना गया है, अपराध माना गया है। और इसमें जो सज़ा रहने वाली है कितने साल की रहने वाली है, 10 साल तक की। तो 69 में तो झूठा वादा है, 81 के अंदर बाईगैमी जिसको अपन कहेंगे द्विविवाह, और पनिशमेंट कितनी रहने वाली है, 10 ईयर्स तक की। ठीक है, तो ये महिलाओं से संबंधित अपराध है और उसके सेक्शन है, ये अपन को विशेष तौर पर क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो इसकी स्लाइड देख लें अपन। तो देखें बलात्कार, अच्छा इसमें ये 65 की जगह है ना, आप एक तो जो है वो ये चैप्टर जो 5 है उसमें आप लिखो 63 से 99। अच्छा ये है ना, आप ये मत लिखो, आप सीधा सीधा जो अपन ने ये लिखा है ना ये लिख लेना, 63, 60 जो है वो 54, और 64 के अंदर पनिशमेंट, 69 के अंदर जो पहले अपन ने डिस्कस किया था कि झूठ बोल करके वादा संबंध एस्टेब्लिश करना, झूठ बोल करके। 70 याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें गैंग रेप को डिफाइन कर रखा है, 20 साल तक की सज़ा है। और 70 क्लॉज 2 के अंदर छोटी बच्ची से अगर, और बच्ची का मतलब वही 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची, उसके साथ अगर गैंग रेप होता है तो डेथ पेनल्टी तक का जो है वो क्या है, प्रोविज़न है। ठीक है, और 81 के अंदर जो है वो क्या दे रखी है, पाईगैमी, कि कोई दो विवाह करता है तो उसको सज़ा कितनी होगी, 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो आगे बढ़े नेक्स्ट। तो ये इधर वैसे यही दे रखा है देखें, पर ये अपने वहाँ व्यवस्थित पढ़ लिया है तो आप वही लिख देना, इस स्लाइड को अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखें किसी भी महिला के साथ धोखे से जो है वो संबंध स्थापित करना, ये अभी जिक्र हुई, सेक्शन 69 लगेगा इसके अंतर्गत, और तो 10 वर्ष तक का कारावास है। और सेक्शन कौन सा है, 69, ये पहले भी जिक्र हो रखा है। फिर एक धारा जो है वो 81, धारा 81 के अंदर क्या है, बाईगैमी, द्विविवाह जो है वो करता है, और इसमें भी सज़ा कितने साल की होने वाली है, 10 वर्ष तक का कारावास होने वाला है। तो ये अपन को याद रखना है। चैप्टर 5 टोटल 37 सेक्शन, 63 से जो है वो 99, 63 रेप, 64 रेप की पनिशमेंट, 69 झूठ बोल करके संबंध स्थापित करना, 70 के अंदर गैंग रेप, 72 के अंदर बच्ची से गैंग रेप, 81 के अंदर बाईगैमी, बाईगैमी की सज़ा 10 साल तक की। ये अपन को सेक्शन याद रखना है। अच्छा उसके अलावा देखें एक सेक्शन है 47, 48 और 49, ये जो तीनों सेक्शन है ना, ये देखें डील करते हैं किसके, कि अब जैसे कोई विदेशी धरती पर रहकर इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को लेकर के षड्यंत्र रच रहा है, या मान लीजिए कि इंडिया की ज़मीन पर रहकर भारत के बाहर कोई विदेशी देश में किसी भी प्रकार के अपराध को लेकर के षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो इस प्रकार के ये जो क्राइम है कि विदेशों में रह करके भारत के अगेंस्ट क्राइम करना या भारत में रह करके किसी अन्य देश के लिए क्राइम करना, तो इसको डील करने के लिए, इनसे डील करने के लिए बीएनएस के जो है वो कौन से सेक्शन है, 47, 48 और 49। अपन को सीधे सीधे ये सेक्शन जो है वो याद रखना है। फिर आप एक सेक्शन याद रखो, देखें एक सेक्शन है 191, ये याद रखना, ये संबंधित है राइटिंग से, मतलब दंगे करना, राइट्स करना, बलवा करना जिसको कहेंगे, या ये कहेंगे दंगा करना। तो अगर कभी पूछा जाए कि दंगे, भाई दंगे का क्या मतलब है, कि दो या दो से अधिक लोग हथियारों के साथ जो है वो इलीगली इकट्ठा होते हैं, उनके पास कोई वेपन्स है, धारदार जो है वो हथियार है, जिससे वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या किसी की इंसानी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, तो भाई यही दंगे की जो है वो स्थिति है। तो इसको जो है वो क्राइम माना गया है बीएनएस के किस सेक्शन में, 191 के अंतर्गत। तो आपसे अगर पूछा जाए कि दंगे का उल्लेख बीएनएस के किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 191। जैसे मॉब लिंचिंग अपन ने पढ़ा था कि भीड़ आकर के अगर किसी की हत्या कर देती है तो वो अब क्राइम है, और वो बीएनएस के किस सेक्शन में, 103(2) के अंतर्गत, 106(2) के अंतर्गत अपन ने हिट एंड रन के बारे में जो है वो पढ़ा था। तो उसी तरह दंगा जो है वो एक अपराध है बीएनएस के किस सेक्शन में,
191। अच्छा, इसमें जो है वो सज़ा जो है वो कितनी होने वाली है? सज़ा का प्रावधान है इसके अंतर्गत जो है वो 2 वर्ष से 5 साल तक की सज़ा। अच्छा, एक है देखें सेक्शन 189 बीएनएस का, या आरएस के सिलेबस में भी दे रखा है। 189 के अंदर क्या है? अनलॉफुल असेंबली, कि गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना। भाई जैसे आगे अपन पढ़ेंगे कि पहले एक सीआरपीसी का जो है वो सेक्शन हुआ करता था 144। भाई 144 क्या है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है किसी भी स्पेसिफिक एरिया में। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और उस इलाके के अंदर परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू करनी चाहिए कि 4 लोग से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ताकि भीड़ भड़क का जो है वो ना हो, मामला जो है वो शांत रहे, तो वहाँ पर उस इलाके के अंदर स्पेसिफिक एरिया में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी कि भाई अब 4 लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होंगे। अभी जो है वो ये बीएनएसएस के कौन से सेक्शन में है? 163। अब तो सीआरपीसी है नहीं, सीआरपीसी जगह बीएनएसएस है, और 143 144 की जगह अब क्या है? 163। तो अब 163 में यह है कि 4 लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस धारा को इम्प्लीमेंट कर दे। तो मान लीजिए कि कोई इलाके के अंदर 163 लगी हुई है, उसके बावजूद कुछ लोग इकट्ठा जो है वो हो रहे हैं, तो उसी को क्या कहेंगे? अनलॉफुल असेंबली, कि गैर कानूनी रूप से लोगों का जो है वो इकट्ठा होना। तो इसको भी क्राइम माना गया है। किस सेक्शन के अंतर्गत? अपन को कीवर्ड याद रखना है कि गैर कानूनी रूप से एकत्रित होना, और सेक्शन जो है वो कौन सा है? 189, एकत्रित होना। इंग्लिश में सिंपल है। और इसके अंदर जो पनिशमेंट है वो आप याद रखिएगा, 6 महीने से लेकर के 2 साल, 6 मंथ से 2 years, ये इसमें पनिशमेंट रहने वाली है। तो 189 के अंदर तो अनलॉफुल असेंबली है, और 191 के अंदर कि हथियारों के साथ इकट्ठा होकर के दंगा जो है वो करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करना, किसी की लाइफ को थ्रेट पैदा करना, ये सब दंगे के अंतर्गत आएंगे। और उसमें सजा कितनी रहने वाली है? 2 से 5। तो दंगा 191, अनलॉफुल असेंबली 189, और 47, 48, 49 ये डील किससे करते हैं? कि भारत की भूमि से किसी अन्य देश में कोई आपराधिक षड्यंत्र को अंजाम दिया जाता है, या मान लीजिए कि विदेश के अंदर जो है वो रह करके इंडिया के अंदर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को लेकर के प्लानिंग की जाती है, तो उसको रोकने के लिए कौन से सेक्शन है? 47, 48 और 49। जैसा क्राइम होगा उस अनुपात में या उसके हिसाब से जो है वो क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी कोर्ट के द्वारा। अच्छा, इसके बाद जो है वो देखें, एक तो अपन ने सेक्शन पढ़ा 113, तो ये तो अब याद हो गया होगा। 113 का डील करता है सीधा सीधा किससे? टेररिज्म से। और इसमें 3 पॉइंट अपन ने पढ़े थे कि भाई टेररिज्म एक्ट किसको माना जाएगा? कि जो मासिस के मन में भय पैदा करे, ठीक है, या जो है वो देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी को चैलेंज करे, या जो है वो पब्लिक ऑर्डर को, सार्वजनिक व्यवस्था को चुनौती प्रदान करे। 10 साल तक का जो 10 लाख रुपए का इसमें क्या है? जुर्माना है। बाकी सज़ा तो सीधी सीधी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और पे रोल वगैरह, जमानत, और ये तो जो है वो सवाल ही नहीं होता है, टेररिस्ट एक्ट के अंदर ये सब मिलेगी, जमानत वगैरह। अच्छा, एक सेक्शन आप याद रखो, देखें बीएनएस का सेक्शन 91, ये जो है ना, ये किससे डील करता है? कि कोई भी कपल है जिनके जो है वो शिशु होने वाला है, मान लीजिए कि वो गर्भ में ही शिशु को जो है वो मार दे, या उस बच्चे को पैदा ही नहीं होने दे, या बच्चे के पैदा होते ही जो है वो उसको फेंक दिया जाए, उसको मार दिया जाए। इसमें बेसिकली मेन कंसर्न है बच्चियाँ, क्योंकि बच्चियाँ जो होती है उन्हीं को जो है वो ऐसे फेंक दिया जाता है, या जो है वो पैदा ही ना होने दिया जाए। तो सब मिलाकर के जो छोटी बच्ची है या छोटा बच्चा है, वो पैदा होते ही अगर उसको मार दिया जाता है तो वो क्राइम माना जाएगा बीएनएस के किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 91 के जो है वो अंतर्गत। और इसमें जो सज़ा है, इसमें 10 साल तक की जो है वो सज़ा का क्या है? प्रोविजन है। तो ये एक जो है वो आप याद रखिएगा। एक अपन ने पढ़ा था, देखें 95 के अंदर तो जो है वो अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई छोटे बच्चे को किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में, इलीगल एक्टिविटी के अंदर जो है वो क्या करता है? एंगेज करता है, तो उस केस के अंदर जो है वो, इसमें अपन ने पढ़ा था 3 से 10 साल तक की क्या है? सजा का प्रावधान है। 91 के अंदर क्या है कि छोटे बच्चे को अगर पैदा होते ही मार दिया जाता है, 12 वर्ष से जो है वो कम है, तो इसको क्राइम माना जाएगा। और इसमें जो है वो सजा रहने वाली है, वो कितने साल की रहने वाली है? 10 साल तक की सजा का इसमें प्रोविजन है। 91 हो गया। अच्छा, एक जो है वो देखें, जैसे अपन को
पढ़ा था, जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 के अंदर 63 से 99 है टोटल जो है वो सेक्शन, 37 महिला और बच्चे। अब इसमें अपन बच्चों से रिलेटेड कुछ जो है वो और मेजर सेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको नए पेज पे देखते हैं। चैप्टर 5, तो देखें बच्चों से रिलेटेड एक तो जो है वो अपने देखा 91 जो भी पीछे, कि छोटे बच्चे को अगर पैदा होते ही मार दिया जाता है तो क्राइम है, और 10 साल तक की जो है वो क्या है इसमें सजा है, 10 ईयर। दूसरा एक अपन को याद रखना है सेक्शन 95, कि छोटे बच्चे को किसी भी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी में क्या किया जाए, एंगेज किया जाता है, तो इसमें 3 से 10 साल तक की क्या रहने वाली है, सजा रहने वाली है। क्राइम करवाया जाता है या बच्चे को जो है वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है, तो उस केस में जो है वो 3 से 10 साल तक की सजा। अच्छा, फिर एक आता है देखें बीएनएस, ये सब बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता। तो बीएनएस का आता है सेक्शन 96, एक अपन को याद रखना है 97, एक अपन को याद रखना है 98, और एक अपन को याद रखना है 99। ये बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं उनसे संबंधित जो है वो सेक्शन है। अब देखें जो सेक्शन 96 है ना, वो क्या डील करता है कि छोटे बच्चे को वैश्यावृत्ति से मुक्त करवाना, वैश्यावृत्ति से मुक्त करवाना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन, प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन। भाई अब छोटा बच्चा है, उसको जो है वो मान लीजिए कि कोई देह व्यापार के अंदर या वैश्यावृत्ति के अंदर लिप्त कर रखा है, तो उसको प्रोक्योर करना, उसको जो है वो वहाँ से छुड़ाना, और इसके लिए जो सज़ा है वो कितने साल तक की सज़ा है, 7 से 10 साल। सेक्शन 95 के अंदर जो है वो सज़ा कितनी है, 3 से 10 साल। सेक्शन 91 के अंदर जो है वो छोटे बच्चे को मार दिया गया तो सज़ा जो है वो कितनी है, 10 साल। और वैश्यावृत्ति से छोटे बच्चे को क्या करवाना है, प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन। इसमें जो भी लोग रेस्पॉन्सिबल थे उस बच्चे को जो है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत लिप्त करने के पीछे है, तो उनको जो है वो सज़ा मिलेगी कितने साल तक की, 7 से 10 साल। ठीक है, 97 के अंदर है किडनैपिंग ऑफ चाइल्ड, अपन को कीवर्ड याद रखना है, ये छोटे बच्चे का अपहरण करना, अपहरण। ठीक है, और इसमें पनिशमेंट कितनी रहने वाली है, 7 साल तक की जो है वो सज़ा। तो 97 सेक्शन इसे डील करता है, बच्चे के अपहरण को रोकने के लिए है, सज़ा कितनी रहने वाली है, 7 साल तक की जो है वो सज़ा रहने वाली है। ये जो सेक्शन है देखें 98 और 99, 98 सेक्शन जो है वो क्या कहता है कि सेलिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, सेलिंग ऑफ चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चे को बेचना, वैश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चे को बेचना, ये जो है वो इसका क्या है, पर्पज है। और ये जो है 99, ये क्या है, बाइंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, बाइंग ऑफ चाइल्ड फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, छोटे बच्चे को वैश्यावृत्ति हेतु खरीदना, तो एक है बेचना, एक है खरीदना। अच्छा, बेचने को लेकर के जो है वो सज़ा कितनी है, तो भाई जो भी लिप्त व्यक्ति है, दोषी है, 10 साल तक की सज़ा है, और जो खरीद रहा है वो उसको भी अपराध माना जाएगा। और सेक्शन 99 में जो है वो सज़ा का क्या प्रोविज़न है, 7 से 14 वर्ष। तो ये जो है 91, 95, 96, 97, 98, 99, ये छोटे बच्चों के जो है वो अपराध से संबंधित है। 91 में बच्चे को बेचा, मार दिया गया पैदा होते ही, 10 साल तक की सज़ा। 95 छोटे बच्चे को क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज करवाया, 3 से 10 साल तक की सज़ा। 96 के अंतर्गत बच्चे को वैश्यावृत्ति से बाहर निकाला जाएगा और उसके पीछे जो भी रेस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको 7 से 10 साल तक की क्या दी जाएगी, सज़ा। 97 में किडनैपिंग याद रखनी है छोटे बच्चे की, उसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है। 98 में छोटे बच्चे को बेचा जाता है प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से, तो इसमें 10 साल तक की सज़ा है।
और बच्चे को परचेस किया जाता है प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से 99 में, तो इसमें 7 से 14 साल तक की जो है वो क्या है, सज़ा है। तो ये अपन को याद रखना है, छोटे बच्चे और उसे संबंधित अपराध। महिलाओं में 63 रेप, 64 में रेप को डिफाइन, 69 में झूठ बोलकर रिलेशन, 70 में गैंग रेप, 72 के अंतर्गत छोटी बच्ची से गैंग रेप, 81 के अंतर्गत बाईगैमी, और बाईगैमी में 10 साल तक की सज़ा। तो ये महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुख्य क्या है, सेक्शन है जो अपन को याद रखना है। ठीक है, तो स्लाइड देख लें इसकी। तो देखें, एक अपन ने पढ़ा 47, 48, 49। तो देखें, भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, अबेटमेंट जिसको अपन कहते हैं, अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण, कि जो कोई भी किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है, ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वह दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। तो सेक्शन 47, 48 और 49 ये जो है वो उस अबेटमेंट को रोकने के लिए सेक्शन प्रावधान किया गया है। तो एक तो ये 3 सीधे सीधे याद रख लेना है। अगला फिर अपन ने पढ़ा था 191। तो इसका मतलब क्या है, दंगा करना, बलवा करना का मतलब सरल भाषा में आप ये लिख लेना। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, राइट्स, राइटिंग। जो कोई भी व्यक्ति देखें घातक हथियार या किसी भी ऐसी चीज से लैस होकर दंगा करने का दोषी पाया जाता है, जिसका उपयोग अपराध के हथियार के रूप में करने से मृत्यु होने की संभावना हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। वैसे इसमें 2 से 5 साल तक की क्या है, सजा है। अपर लिमिट कितनी हो सकती है, 5 साल। आप तो कीवर्ड याद रखो, और कीवर्ड क्या है, दंगा करना। किस सेक्शन के अंतर्गत, 191। और एक याद रख लो 189, ये अनलॉफुल असेंबली, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना, अनलॉफुल असेंबली। और इसमें सज़ा कितनी रहने वाली है, 6 महीने से 2 साल तक की, ये याद रख लो। तो ये 2 सेक्शन हो गए दंगे से संबंधित। गैर कानूनी रूप से इकट्ठा हुए वो जो है वो 189 और 191 के अंतर्गत दंगा वगैरह किया है, तो उसमें 5 साल तक की क्या है, सज़ा है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अपन ने क्या पढ़ा था, 113। ये तो पहले पढ़ रखा है, तो उसको वैसे आपको पता ही है कि कम से कम इसमें जुर्माना कितने लाख रुपए का है, 10 लाख रुपए का जुर्माना है। टेररिज्म के लिए कौन सा सेक्शन है, 113। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए कौन सा है, 111। पीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, छोटे जो संगठित अपराध हैं, उसके लिए कौन सा सेक्शन है, 112। देखें, आप ये बार बार रिकॉल करते रहो, रिवीजन जो है वो करते रहो। जितनी ज़्यादा बार जो है वो दोहराएंगे, रिपीट जो है वो करेंगे, उतना ही जो है वो ये सारे सेक्शन क्या होंगे, याद होंगे। और पूरी संभावना है कि आरपीएससी इन्हीं में से जो है वो पूछेगी, क्योंकि अभी अभी जुड़े हैं, तो बेसिक ही पूछे जाएंगे। और बेसिक भी वो कि जो आईपीसी के अंदर नहीं थे और अब बीएनएस के अंदर इनका प्रोविजन किया गया है, जैसे टेररिज्म हो गए, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वगैरह है, इन्वायरमेंट को लेकर के है, तो अपन को वो याद रखना है मेनली। ठीक है, जैसे मॉब लिंचिंग हो गए, हिट एंड रन हो गए, तो ये सब अभी मॉडर्न जो है वो क्राइम है, तो ये सब ऐड किए गए हैं। फिर देखें, एक 91 पढ़ा था कि भाई 12 वर्ष से कम आयु का जो है वो कोई भी बच्चा जिसको उसके माता पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, त्याग दिया जाता है। किस सेक्शन में, 91। ये बेसिकली देखें छोटी बच्चियों को ही त्यागा जाता है, तो उसको इसमें सज़ा प्रोविज़न कितना रहने वाला है, 10 साल तक की जो है वो पनिशमेंट का प्रोविज़न है सेक्शन 91 के अंतर्गत। ये भी अपन ने पढ़ा था। फिर एक्ट, अच्छा ये हो गया एक्ट ऑफ टेररिज्म। अब देखें ये जो है ना, ये हालांकि अपन ने डिस्कस किए 95, 96, 97, 98, 99। ये आप इसकी जगह जो अपन ने डिस्कस किए हैं ना, आप ऐसे लिखना, ये रहा। तो अपन को ये वाला जो है वो लिखना है, ये प्रॉपर जो है वो याद रखना है कि 91 में छोटे बच्चे को मार दिया, 95 के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज किया, 3 से 10 साल, 96 वैश्यावृत्ति से छुड़वाया, 7 से जो है वो 10 साल, 97 किडनैपिंग 7 साल, 98 में बच्चे को बेचा प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से 10 साल, 99 के अंदर बच्चे को परचेज किया प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से 7 से 14 साल। तो ये सेक्शन बस अपन को हेडिंग और पनिशमेंट ये याद रखना है। तो ये वहाँ व्यवस्थित लिख रखें, तो अभी आप इसको मत लिखना, उसको जो है वो लिख लेना। अच्छा, इसके बाद देखें अपन को क्या याद रखना है कि एक तो आप जो है वो सेक्शन याद रखो, सेक्शन 151 बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का कौन सा सेक्शन, 151। इसमें क्या लिख रखा है, देखें एक तो था 152, वो देशद्रोह से संबंधित है कि पहले राजद्रोह था 124 से, उसकी जगह 152 लेकर के आ गए।
ये क्या है कि देखें, जो प्रेसिडेंट है प्लस गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको अगर कोई भी इनके ऊपर हमला कर देता है या इनको ड्यूटी करने से रोकता है, ड्यूटी फॉलो करने से रेस्ट्रिक्ट करता है, पाबंद करता है, तो उस केस के अंदर सेक्शन 151 के तहत जो है वो व्यक्ति को जेल का प्रोविजन है, कितने साल तक का? 7 साल तक का। तो सब मिला करके अगर कोई राष्ट्रपति को या राज्यपाल को उसके कर्तव्य का जो है वो पालन करने से पाबंद करते हैं या हमला जो है वो करते हैं, तो उसको क्राइम माना जाएगा और सज़ा कितनी रहने वाली है? 7 साल तक की जो है वो इसमें सज़ा रहेगी। अच्छा, एक याद रखो आप, जो है वो 151 के बाद देखें सेक्शन 304 बीएनएस का, ये अभी ऐड किया है। ये आता है देखें स्नैचिंग से। अभी आपने देखा होगा कि आजकल नए ज़माने का जो है वो क्राइम है कि चलते फिरते जो है वो झपट्टा जो है वो मार लिया, कोई मोबाइल जो है वो छीन ली, गले में मान लीजिए कि चेन पहन रखी है, कानों के अंदर जो है वो कुछ ज्वेलरी पहन रखी है, तो उसको झपट्टा मार करके जो है वो छीन लिया, तो उसी को जो है वो क्या कहते हैं? स्नैचिंग। ठीक है, तो इसको भी क्राइम माना गया है बीएनएस के जो है वो किस सेक्शन के अंतर्गत? 304। तो ये याद रखना, आपसे आरपीएससी सीधा पूछ लेगी कि बताइए स्नैचिंग जो अपराध है वो बीएनएस के किस सेक्शन में है? सेक्शन 304। और इसमें जो सज़ा है, पनिशमेंट है, वो कितने साल की है? 3 साल की पनिशमेंट है, 3 साल। तो एक तो ये याद रखना है, स्नैचिंग 304। अच्छा, एक याद रखना है, देखें 34 से लेकर के सेक्शन 44 बीएनएस के, और इसमें भी आप याद रखो 35, ये है राइट टू सेल्फ डिफेंस। राइट टू सेल्फ डिफेंस, देखें व्यक्ति को अपने शरीर और अपनी प्रॉपर्टी, जो अपनी संपत्ति है, उसको जो है वो बचाने का अधिकार है बीएनएस के किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 35 के अंतर्गत। मतलब स्वयं की रक्षा करने का जो है वो अधिकार है, अपन को ये याद रखना है, राइट टू सेल्फ डिफेंस। और बीएनएस के जो है वो किस सेक्शन में है? 35 के अंतर्गत बता रखा है। अच्छा, 38 और 44 भी है एक, ये भी सेल्फ डिफेंस से ही जो है वो संबंधित है। इसमें यह है कि भाई अगर सेल्फ, जैसे जो सेक्शन 38 है उसमें क्या लिख रखा है कि सेल्फ डिफेंस के दौरान अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो उस केस में जो है वो उसको गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए उसने किसी और की जो है वो क्या कर दी? हत्या। अब जो सेक्शन 44 है उसमें अगर किसी निर्दोष की भी जो है वो हत्या हो जाती है व्यक्ति के द्वारा, तो भी उसको जो है वो हत्या नहीं माना जाएगा। अपन को मेजरली क्या याद रखना है? अपन को याद रखना है सेक्शन 35 याद रखना है, जो किससे रिलेटेड है? सेल्फ डिफेंस से। 304 किससे डील करता है? स्नैचिंग को क्राइम माना गया है। सजा कितनी है? 3 साल। 151 में राष्ट्रपति को कोई कर्तव्य करने से रोकता है तो उसको जो है वो 7 साल तक की क्या है? सजा। राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो। और एक सेक्शन आप याद रख लो, हालांकि अपन ने पढ़ रखा है, देखें हिट एंड रन। हिट एंड रन में जो है वो कौन सा सेक्शन है? 106(2). कि कोई मान लीजिए टक्कर मार देता है, उसके बाद किसी भी अथॉरिटी को सूचना दिए बिना चला जाता है, तो उसको जो है वो क्या समझा जाएगा? क्राइम समझा जाएगा। तो इसमें सज़ा कितने साल तक की है? 10 साल तक की। तो इसकी स्लाइड देखें, तो देखें ये आया आर्टिकल 150, सॉरी आर्टिकल क्या, धारा 151। इसके तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनकी संवैधानिक शक्ति के प्रयोग को रोकने या विवश करने के लिए हमला करने, गलत तरीके से रोकने, आपराधिक बल का प्रयोग करने पर 7 साल तक की कैद या जुर्माने का क्या है? प्रावधान है। तो ये याद रखना है 151, प्रेसिडेंट और जो है वो गवर्नर। दूसरा, छीनना, इसको क्या कहेंगे? स्नैचिंग। और स्नैचिंग के लिए कौन सा सेक्शन जो है वो लगेगा? 304। कि किसी भी प्रकार का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकी, जुर्माना भी देना होगा। तो वही सज़ा जो है वो 3 साल की है। स्नैचिंग आपको पता ही है कि झपट्टा मार करके कुछ भी चीज़ जो है वो छीन लेना, गले पे मार लिया, कानों पे मार लिया, मान लीजिए चीप झपट्टा मार के मोबाइल जो है वो छीन लिया, तो ये जो है वो स्नैचिंग है। तो स्नैचिंग के लिए जो है वो कौन सा सेक्शन है? 304। 151 क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल। अगला आता है देखें सेल्फ डिफेंस, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। तो बीएनएस का कौन सा सेक्शन जो है वो राइट टू जो है वो सेल्फ डिफेंस की बात करता है? 34 से 44। पर इसमें आप याद रखो सेक्शन 35, और कुछ याद मत रखो। राइट टू सेल्फ डिफेंस ये आप लिख लो।
आत्मरक्षा का अधिकार। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि आत्मरक्षा का अधिकार बीएनएस के किस सेक्शन में है, तो क्या क्या अपन को याद रखना है, सेक्शन 35 के अंतर्गत है। और एक लास्ट पॉइंट क्या है इसमें कि रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, हिट एंड रन, यही है कि लापरवाही से गाड़ी चलाना और टक्कर जो है वो मार देना, और टक्कर मारी जो मारी उसके बाद बिना सूचना बताए किसी को वहां से भग जाना, तो ये जो है वो हिट एंड रन है। इसमें सज़ा कितनी रहने वाली है, 10 वर्ष तक की जो है वो क्या हो सकती है, सज़ा हो सकती है। तो ये याद रखना है। हिट एंड रन कौन सा सेक्शन है, 106(2), ये लिखा हुआ है, 106 ब्रैकेट में 2 लिख देना। और मॉब लिंचिंग कितना है, 103(2), उसमें कितनी सज़ा है, डेथ पेनल्टी तक की। इसमें जो है वो कितनी सज़ा है, हिट एंड रन के अंदर एक्सटेंड हो सकती है सज़ा, मैक्सिमम 10 साल तक की जो है वो सज़ा का क्या है, प्रोविजन है, और फाइन वगैरह तो वसूला जाएगा ही। तो ये हो गए साहब। अच्छा, इसके बाद तो देखें, ये तो मेजर मेजर जो है वो सेक्शन थे। इसके बाद जो है वो कुछ और सेक्शन है, देखें बीएनएस के, बीएनएसएस के और बीएसए के, जो अपन डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद तो एक तो ये अभी और थोड़ा डिस्कस करेंगे सेक्शंस, उसके बाद अपन एंटर करेंगे जो आरएस के अंदर आरपीएससी ने लॉ का जो सिलेबस है उसमें जो बीएनएस और बीएनएसएस के अंदर सेक्शन दे रखे हैं। टोटल जो है वो लगभग 37 सेक्शंस हैं बीएनएस और बीएनएसएस मिला करके। तो 37 धाराएं जो है वो अपन को आरएस मेंस के सिलेबस से उठानी है और पढ़नी है। वो इसलिए है क्योंकि देखें आरपीएससी ने जो है वो ऐड करी है, तो इसका मतलब आरपीएससी की नज़र में वो धाराएं इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि उसमें से सीधा उठा करके आरपीएससी जो है वो प्रश्न पूछ ले। तो आगे बढ़े, तो देखें अभी कुछ सेक्शन और देख लेते हैं। ठीक है, मिसलीनियस आप कह सकते हो कि मेजर मेजर जो है वो देख लेते हैं कि भाई जितना इधर उधर से जो है वो हो सके, क्योंकि सारे सेक्शन अगर मिलाएं तो भाई बीएनएस के तो जो है वो टोटल सेक्शन कितने हैं, 358 हो गए। बीएनएसएस के जो है वो कितने हो गए, 500 जो है वो 31 हो गए, और 170 जो है वो ये हो गए। तो आप ये सारे ऐड करोगे तो ये 8 और 9 जो है वो हो गया। ठीक है, और ये जो है 5 6 7 8 15 जो है वो हो गया। ठीक है, ये जो है वो कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब टोटल सेक्शन कितने हो गए, 1059। ठीक है, 1059। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि देखें इतने सारे सेक्शन पढ़ें, तो अपनी कोशिश ये है कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो देखें अब बीएनएसएस के कुछ सेक्शन देखते हैं अपन, जो नागरिकों को सशक्त बनाते हैं और मेजरली देश के सिटीजन से जो है वो क्या है, रिलेटेड है। तो एक तो जो है वो देखें बीएनएसएस का याद रखना है आपको, 173(1), ये भी याद हो ही गया होगा। ये डील करता है किससे, जीरो एफआईआर से, या ईएफआईआर कह लो आप, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, एक तो फुल फॉर्म ही याद रखना। और ये जो है वो किससे संबंधित है, किस सेक्शन से, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1), ये संबंधित है जीरो एफआईआर से। जीरो एफआईआर आपको पता है कि क्राइम किसी भी इलाके के अंदर हो, किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है कॉग्निजेबल मामले में, और वो रिपोर्ट दर्ज करेंगे, उसके बाद में रेलेवेंट पुलिस स्टेशन को वो रिपोर्ट क्या कर दी जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ईएफआईआर, जीरो एफआईआर। फिर एक याद रखना है, देखें बीएनएसएस का ही, ये बीएनएसएस है, बीएनएसएस का सेक्शन है 193(2)(1). ये क्या कहता है कि भाई सिटीजन के पास में ये राइट है कि वो एफआईआर की एक फ्री कॉपी प्राप्त कर सकता है। उसको जो है वो क्या उपलब्ध करवाई जाएगी, एक निशुल्क प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी पुलिस के द्वारा। तो 193(2)(1) सिटीजन को ये राइट है कि वो फ्री में एफआईआर की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। एक याद रखो आप, बीएनएसएस का सेक्शन है, अच्छा ये सॉरी, हाँ 173 है ये। ठीक है, 173(1). अब आएगा 193(3)(2). तो 173(2)(1) के अंदर इसमें जो है वो ये प्रोविजन है कि नागरिकों को एफआईआर की फ्री कॉपी प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। 193(3)(2) के अंदर ये है कि जो भी एफआईआर हुई है, ठीक है, उसमें जो पीड़ित पक्ष है, पुलिस के द्वारा क्या है कि पीड़ित पक्ष को 90 दिन के अंदर अंदर, 90 डेज में प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बताया जाएगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट के संबंध में सूचना दी जाएगी। तो ये याद रख लेना।
तो प्रोग्रेस रिपोर्ट के जो है वो मामले में कि भाई जैसे अब किसी व्यक्ति ने जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई, अब 193(32) क्या कहता है कि जो भी पीड़ित पक्ष है, एफआईआर दर्ज करवा दी उसने, अब पुलिस क्या करेगी, 90 डेज के अंदर अंदर ये बताएगी कि भाई मामला जो है वो कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना आगे बढ़ा है, इन्वेस्टिगेशन हुई है तो कितनी जो है वो हुई है। ये एक अपन को याद रखना है। तो दिन एक तो याद रखना, अगर ये पूछा जाए कि पुलिस के द्वारा एफआईआर के पश्चात पीड़ित पक्ष को कितने दिन में प्रगति रिपोर्ट या प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई जाती है, तो 90 दिन के अंदर अंदर। और ये प्रोविजन जो है वो बीएनएसएस के किस सेक्शन में किया गया है, ये किया गया है 193(3)(2) के अंतर्गत। 173(2)(1) के अंतर्गत क्या है, निःशुल्क एफआईआर की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार, और 173 के अंतर्गत क्या है, एफआईआर की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन। तो इसकी स्लाइड देख लेते हैं अपन। तो इसकी स्लाइड है ये रही। देखिए सिटीजन सेंट्रिक लॉ जो है ना, ये अपन को याद रखना है। ये रहे, इसमें जो वो सेक्शन है जो अपन को एम्पावर जो है वो करते हैं, तो इसलिए जो है वो ये क्या है, ज़रूरी है। तो एक तो जो है वो देखें बीएनएसएस की धारा 173(1), ये अब आपको पता ही है, नागरिकों को मौखिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक संचार ईएफआईआर बिना उस क्षेत्र पर विचार किए जहां अपराध किया गया है एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है। फिर बीएनएसएस की धारा 173(2)(1) क्या कहता है कि नागरिक बिना किसी देरी के पुलिस के द्वारा अपनी एफआईआर की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के क्या है, हकदार है। फिर आता है बीएनएसएस की धारा देखें 193(3)(2), इसके तहत 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में पीड़ित को सूचित करना क्या है, अनिवार्य है। ये 3 सेक्शन अपन को याद रखना, जिसमें से एक तो आपको पता ही है, 2 और हो गए, 173(2)(1) और 193(3)(2). 90 दिन के अंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट और फ्री के अंदर एफआईआर की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार। 0 एफआईआर, ईएफआईआर, ये बीएनएसएस का कौन सा सेक्शन है, 173। तो ये अपन ने जो है वो पढ़ा। तो जो अपन ने देखें अभी तक जो है वो पढ़ा है, तो उसमें एक तो सामुदायिक सेवाएं जो है वो अपन ने पढ़ा कि जिसमें शामिल जो है वो किया गया है। फिर अपन ने जो है वो देखा कि 152 में देशद्रोह है वो आ जाता है। फिर अपन ने जो है वो देखा डिफेमेशन 356 के अंतर्गत है 2 साल तक की सज़ा। सुसाइड को जो है वो बाहर किया गया है। मॉब लिंचिंग 103(2) है। रेप सज़ा 64 के अंतर्गत है, पहले 376 हुआ करती थी। टेररिज्म 113 है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 111 है। पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 112 है। उसके बाद जो हेट स्पीच है वो 196, 197 है। उसके बाद इन्वायरमेंट को लेकर के 270, 274, 275 और 279 एयर पॉल्यूशन है। 74, 75 एडल्ट्रेशन से संबंधित है। 69 के अंदर झूठा वादा करके जो है वो संबंध स्थापित किया जाता है। सेक्शन 28 के अंदर डॉक्यूमेंट्स को परिभाषित है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल है। 210 के अंतर्गत जो है वो जेंडर को परिभाषित है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। 23 के अंदर बच्चे को परिभाषित है। चैप्टर 5 जो है वो महिलाओं और बच्चों से संबंधित है। फिर कौन से प्रोविजन हटाए हैं, तो एडल्ट्री को जो है वो हटाया है, अटेम्प्ट टू सुसाइड को जो है वो हटाया है, अननेचुरल ऑफेंसेस इसको हटाया गया है, अब जो है वो इनकी जगह नहीं है। अच्छा, ये अपन ने जो है वो पढ़ा। 173 0 एफआईआर जो है वो है ही है। फिर अपन ने महिलाओं से संबंधित अपराध पढ़े, उसमें सेक्शन याद रखना है। 63 रेप, 64 रेप का पनिशमेंट, 69 झूठ बोल के संबंध स्थापित करना, 70 गैंग रेप याद रखना है, 72 क्लॉज, ये जो है वो छोटी बच्ची से अगर गैंग रेप किया जाता है तो इसमें डेथ पेनल्टी तक की क्या है, सज़ा है। 81 के अंदर बाईगैमी 10 साल तक की सज़ा है। बच्चों में याद रखना है 91 में अगर कोई छोटे बच्चे को त्याग दे तो वो जो है वो क्राइम है और उसमें 10 साल तक की क्या है, सज़ा है। 95 बच्चे को क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज करे, 7 से 10 साल तक की क्या है, सज़ा है। इसके 3 से 10 साल तक की सज़ा है। 96 छोटे बच्चे को प्रोक्योर करना प्रोस्टिट्यूशन से, इसमें 7 से 10 साल तक की क्या है, सज़ा। 97 में किडनैपिंग आ गया। 98 के अंदर छोटे बच्चे को बेचना प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस से 10 साल। 99 के अंदर छोटे बच्चे को खरीदना प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस से 7 से 14 साल। 47, 48, 49 जो इंडिया के बाहर क्राइम हो रहे हैं या इंडिया की ज़मीन पर किसी और देश में क्राइम की प्लानिंग चल रही है तो इनको रोकने के लिए ये सेक्शन है। 191 में दंगा है। 189 के अंदर जो है वो अगर अनलॉफुल असेंबली होती है, अनलॉफुल असेंबली में 6 से 2 साल तक की सज़ा, दंगे में 2 से 5 साल तक की सज़ा की हथियार लेकर के जो है वो कोई इकट्ठा वगैरह होता है तो उसको क्राइम माना गया है, तो दंगा याद रख लेना है। फिर 151 राष्ट्रपति और राज्यपाल को अगर अपनी कर्तव्य का पालन करने से कोई रोके और हमला कर दे तो 7 साल तक की क्या है, सज़ा। स्नैचिंग याद रखनी है। 304
कि अगर कोई स्नैच जो है वो करता है और इसमें 3 साल तक की क्या है सज़ा, सेक्शन कौन सा है 304। सेल्फ डिफेंस याद रखना है, वैसे 34 से 44 है, पर जो सेक्शन 35 है वो सीधा सीधा राइट टू सेल्फ डिफेंस की जो है वो बात करता है। फिर मॉब लिंचिंग आपको पता ही है 103(2), हिट एंड रन आपको पता ही है 106(2). मॉब लिंचिंग में डेथ पेनल्टी है, हिट एंड रन में 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ये सब अपन ने पढ़ा। बीएनएस में टोटल कितने सेक्शन है 358, चैप्टर कितने हैं 20। बीएनएसएस के अंदर कितने सेक्शन है 531, चैप्टर कितने हैं 39। और बीएसए के अंदर चैप्टर कितने हैं 12 और सेक्शन जो है वो कितने हैं 170। फिर आईपीसी की अपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखी। आईपीसी बस ये याद रखना है, जो मैकाले था कमेटी बनी थी उसमें नीलोइड, एंडरसन, मिलेट ये सदस्य थे। 1850 तक तैयार हुआ, 1856 में पेश हुआ, 6 अक्टूबर 1860 को ये पारित होता है और 1 जनवरी 1862 को ये देश में क्या होता है लागू होता है। और सीआरपीसी 1882 के अंदर पास हुआ, 1898 में लागू हुआ, 1973 के अंदर रिफॉर्म्स के साथ वापस लेकर के आए। 25 जनवरी को 1974 राष्ट्रपति ने साइन किया और 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी देश में क्या हुआ लागू हुआ। तो ये अब तक की अपनी पूरी समरी है। अच्छा, और वो डेट आपको पता ही होगी कि ये जो रिफॉर्म्स हुए हैं पार्लियामेंट के रास्ते से, तो 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश हुए, 20 तारीख को जो है वो लोकसभा से पास हुए, 20 दिसंबर 2023, 21 को राज्यसभा से पास, 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने साइन किया और 1 जुलाई 2024 को देश में लागू हुए। तो ये अब तक का जो अपन ने पढ़ा है उसका जो है वो पूरा समराइज। तो इसको अपन यहीं तक रखते हैं, इसके आगे अभी और भी जो है वो सेक्शन है तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। और फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे, ये पढ़ने के बाद जो अपने आरएस के सिलेबस में दे रखे हैं तो इतना जो है वो काफ़ी रहेगा। उम्मीद है इतना पढ़ लेंगे